हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कैलाश तिवारी है और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री के और चैप्टर केमिकल काइनेटिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि केमिकल काइनेटिक होता क्या है वास्तव में। जैसे केमिकल काइनेटिक जैसे आप जानते हैं केमिस्ट्री क्या होता है, तो वैसे सिंपली इसकी भी डिफिनीशन है और लोग जानते भी हैं, बताते भी हैं। कई लोग कई तरीके से भी बताते हैं, तो हम भी अपना एक व्यू बताते हैं कि केमिकल काइनेटिक जो होता है वो फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है। मतलब कहने का मतलब भौतिक रसायन की वह शाखा। अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे नॉर्मली लिख सकते हैं कि भौतिक रसायन की वह शाखा, भौतिक रसायन की वह शाखा शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न अपक्रियाओं के विभिन्न अपक्रियाओं के अपक्रियाओं तथा उनके ऊपर विभिन्न कारकों के प्रभावों का अध्ययन करते हैं अध्ययन करते हैं कि रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। एक बार फिर से रिकैप कर लीजिएगा कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न अपक्रियाओं तथा उनके ऊपर विभिन्न कारकों के प्रभावों का अध्ययन करते हैं रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। तो अब आपको जैसे ये पता डिफिनीशन, जैसे आप केमिस्ट्री की डिफिनीशन जानते हैं तो उसके पिता का भी नाम जानते हैं, तो नॉर्मली आपको ये भी पता होना चाहिए कि फादर ऑफ केमिकल काइनेटिक कौन होता है। कि वो होते हैं विल्हेल्मी विल्हेल्मी होते हैं। ठीक, तो ये आप जान गए कि फादर ऑफ केमिकल काइनेटिक कौन है। इसके बाद आपको अध्ययन करना होता है इसमें कि जैसे कोई भी अपक्रिया है तो कितने प्रकार की होती है ऑन द बेसिस ऑफ रेट। तो हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। जो आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन होता है, रिएक्शन होता है वो मेनली 3 टाइप्स का होता है। मेनली 3। पहला होता है फास्ट रिएक्शन। दूसरा आपका होता है स्लो रिएक्शन। और लास्ट आपका होता है वेरी स्लो रिएक्शन। अब बात आती है कि फास्ट रिएक्शन क्या होता है, स्लो रिएक्शन क्या होता है और वेरी स्लो रिएक्शन क्या होता है। तो अगर हम बात करें फास्ट रिएक्शन की, तो ऐसी अपक्रिया आप कह सकते हैं, ऐसी अपक्रिया जिनको पूर्ण होने में 10 की घात -3 सेकंड या इससे कम समय लगता है, ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं,
फास्ट रिएक्शन कहते हैं। अब एग्जाम्पल की बात आती है तो आयनिक अपक्रिया, एग्जाम्पल की बात आती है तो आयनिक रिएक्शन, जितने भी रिएक्शन होते हैं आयनिक रिएक्शन, वो आपके फास्ट रिएक्शन होते हैं। एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, यही ऊपर लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि Na और Cl गिव्स आउट Na पे प्लस और प्लस Cl पे माइनस। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि स्लो रिएक्शन या वेरी स्लो रिएक्शन क्या होता है। स्लो रिएक्शन या वेरी स्लो, तो पहले हम बात कर लेते हैं वेरी स्लो, उसके बाद बात करेंगे कि स्लो रिएक्शन क्या होता है। तो वेरी स्लो रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिनको पूर्ण होने के लिए कोई निश्चित समय नहीं होता है। कोई निश्चित समय का मतलब अगर कोई दर्शनीय परिवर्तन मतलब अगर कोई विजुअल इंडिविजुअल परिवर्तन ना हो, दर्शनीय परिवर्तन ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरी स्लो रिएक्शन बोलते हैं। जैसे H2 और प्लस हाफ O2 गिव्स आउट H2O, जैसे जल के अणुओं का बनना, ये एक प्रकार का कैसा रिएक्शन है, वेरी स्लो रिएक्शन है। अगर हम आगे बात करते हैं तो कि स्लो रिएक्शन क्या होता है, हम जान गए वेरी स्लो रिएक्शन, हम जान गए फास्ट रिएक्शन। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन तीन प्रकार का होता है, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। बात करते हैं फास्ट रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिनको होने के लिए 10 की घात -3 सेकंड का समय लगता है या इससे कम का समय लगता है, उनको हम क्या बोलते हैं, फास्ट रिएक्शन। एग्जांपल आयनिक रिएक्शन, एग्जांपल NaCl गिव्स आउट Na+ और Cl माइनस। वेरी स्लो रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिनको होने के लिए अगर कोई दर्शनीय परिवर्तन ना हो, मतलब कोई निश्चित समय नहीं, कोई निश्चित समय नहीं, मतलब इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट टाइम, कोई इनफाइनाइट टाइम नहीं, तब हम उसको क्या बोलते हैं कि वेरी स्लो रिएक्शन। जैसे जल के अणु का बनना, H2 और प्लस हाफ O2 गिव्स आउट H2O। अब हम बात करते हैं कि स्लो रिएक्शन क्या होता है, यानी इन दोनों के मध्य यानी इसके लिए कोई एक फिक्स टाइम होगा कि 1 घंटे में हो जाएगा या 1 दिन में हो जाएगा या 2 घंटे में हो जाएगा या 10 मिनट में हो जाएगा, लेकिन इसके लिए कोई एक फिक्स टाइम होगा। अधिकतर जितनी भी अपक्रियाएं होती हैं वो हमारी कैसी अपक्रिया होती हैं, स्लो रिएक्शन होते हैं। ठीक, तो अब ऐसी अपक्रिया जिनके लिए एक फाइनाइट टाइम लगता है, उस अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं, स्लो रिएक्शन बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो 2H2S गिव्स आउट H2 2H2 और प्लस 2S। देखिए ये हाइड्रोजन सल्फाइड है और ये हाइड्रोजन गैस निकल रहा है और ये आपका सल्फर निकल रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे आप जान गए स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, तो 2 टर्म और आपके होते हैं कि प्राथमिक पद और प्राथमिक अपक्रिया किसे कहते हैं। ठीक, तो हम बात करते हैं प्राथमिक अपक्रिया। प्राथमिक अपक्रिया अगर हम बात करें कि प्राथमिक अपक्रिया होता क्या है वास्तव में, जैसे प्राइमरी रिएक्शन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, तो प्राइमरी रिएक्शन होता क्या है, कोई अपक्रिया एक पद में पूर्ण होती हो, कोई अपक्रिया एक पद में पूर्ण होती हो, तो ऐसी कोई अपक्रिया एक पद, ब्रैकेट में आप लिख सकते थे कि सरल पद, जैसा पहले भी हमने बताया, में पूर्ण होती है, उसे हम प्राथमिक अपक्रिया कहते हैं। अब एग्जाम्पल की बात आती है कि एग्जाम्पल आपका क्या होता है, तो हम कहेंगे कि NO और प्लस O3 आपका ओजोन है और ये बनाता है NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड और प्लस O2 ऑक्सीजन को मुक्त करता है। ठीक है, तो अब देखिए आप जान गए कि प्राथमिक अपक्रिया क्या है, ऐसी अपक्रिया जो एक पद या सरल पद में पूर्ण होती है उसे प्राथमिक अपक्रिया कहते हैं। और एग्जांपल आपके पास नाइट्रस ऑक्साइड और O3
ओजोन, और NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ये आपके पास क्या हो गया, ऑक्सीजन। अब इसके बाद बात आती है, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि प्राथमिक पद क्या होता है। तो कोई अपक्रिया हो, कोई अपक्रिया मान लेते हैं हम, कोई अपक्रिया हो जो एक पद, जटिल अपक्रिया हो जो एक या एक से अधिक पद में पूर्ण होती हो। कोई जरूर इसके लिए कंपलसरी है कि वो एक पद में नहीं पूर्ण होना चाहिए, नहीं तो वो प्राइमरी रिएक्शन हो जाएगा। अगर वो एक से दो या दो से अधिक पद में पूर्ण होती है तो उस अपक्रिया के प्रत्येक सरल पद को, उस अपक्रिया के प्रत्येक सरल पद को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक पद बोलते हैं। जैसा कि यहाँ डिफिनीशन लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिएगा कि ऐसी अपक्रिया जो कई पदों में पूर्ण होती है उनका प्रत्येक सरल पद प्राथमिक पद कहलाता है। अब बात आती है कि एग्जाम्पल। तो पहले आपको हम लिखते हैं एक जटिल अपक्रिया, या आप मैकेनिज्म के साथ हम आपको बता देते हैं एग्जाम्पल। ठीक, तो यहां देखिएगा कि आपके पास होता क्या है, पहले NO2 और एक मॉलिक्यूल और आप ले लेते हैं NO2 का, बनता क्या है कि NO3 और प्लस आपका हो जाता है NO, ये सब नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, आप जानते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि NO3 आप दोबारा ले लेते हैं और आप ले लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और बनता क्या है NO2 और CO2। अब देखिएगा कि मेन रिएक्शन क्या आने वाला है, रिएक्शन आपको दिया क्या जाएगा कि ये रिएक्शन आप बताइए इसमें प्राथमिक पद या सरल पद कौन सा है, कैसे होता है ये दोनों। ये तो हमने आपको मैकेनिज्म बताया, लेकिन मेन रिएक्शन जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तब आएगा और मिलेगा क्या, ध्यान से देखिएगा। इस NO2 से ये NO2 कैंसिल होता है, मेन रिएक्शन में NO2 नहीं आने वाला, मेन रिएक्शन में NO2 नहीं आने वाला है, NO3 आने वाला है जी नहीं, ये भी ऐसे कैंसिल हो जाता है। अगर आगे बात करें तो अब आपका आने क्या वाला है कि एक ही NO2 इधर था, एक ही था, एक NO2 तो यहां बचा था अभी, तो हमने लिखा NO2, और फिर आपका बचा क्या, यहां बचा अभी इस तरफ CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। और इस तरफ बात करें तो बेटा ये भी कट गया है और ये भी कट गया है, तो बचा क्या है NO और प्लस CO2, यानी ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है आपके पास, और इसका मैकेनिज्म यही है, सबसे सरल उपाय। ठीक ठीक, तो अब हम लोग और देखते हैं कि एक चीज और आप जानिए कि जैसे ये NO3 बन रहा है, ये है क्या, इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड। इंटरमीडिएट कंपाउंड का मतलब आप माध्यमिक यौगिक, तो माध्यमिक यौगिक भी इसमें बनते हैं। अब आपको एक चीज और बताते हैं, देखिए अभी हमने आपको कोटि नहीं पढ़ाया है और आणविकता नहीं पढ़ाया है, इसी चैप्टर में आगे वाले लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं, जो आगे धीरे धीरे टॉपिक आने वाला है। तो आपको बताएं, अगर कोई भी प्राइमरी रिएक्शन है, यानी कोई भी प्राथमिक अपक्रिया है, प्राथमिक अपक्रिया है, प्राथमिक अपक्रिया, तो प्राथमिक अपक्रिया के लिए जो आणविकता होती है या आणविकता होती है या कोटि होती है, वो दोनों समान होती है। दिमाग में आपको ये रखना है कि जैसे क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि आप बताइए कि प्राथमिक अपक्रिया में आणविकता और कोटि का मान होगा, ऑप्शन में देगा समान होगा, ऑप्शन में दे देगा असमान होगा, ऑप्शन में दे देगा दोनों होगा, और ऑप्शन में दे देगा इनमें से कोई नहीं, या ये वैसे भी कह सकता है समान भी हो सकता है असमान भी हो सकता है। तो आपको यहां देखना है, ध्यान में रखना है कि आणविकता और कोटि दोनों समान होती है, किसके लिए, प्राथमिक अपक्रिया के लिए। अब आगे इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि अपक्रिया का वेग।